मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। आज मैं आपको बताता हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यानी कि विक्रय वस्तु अधिनियम 1930। पहले बिजनेस इतना विस्तृत नहीं था जितना आज है। पहले तो लोग एक्सचेंज यानी कि वस्तु विनिमय से काम चला लेते थे, लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास हुआ वैसे वैसे विक्रय का भी विकास हुआ। वस्तुएं अधिक से अधिक बिकने लगीं। पहले जब विक्रय बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था तब इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1972 में ही जोड़ दिया गया था। 1930 के पहले विक्रय अधिनियम को भारतीय अनुबंध अधिनियम 1972 में जोड़ दिया गया था, लेकिन विक्रय इतना अधिक विकसित हुआ, सेल का रफ्तार इतना अधिक बढ़ने लगा, क्रय विक्रय फुल कंपटीशन होने की वजह से विक्रय का रफ्तार देखते हुए इसके अलग एक्ट बनाए गए 1930 में। 1930 के पहले ये 1972 अनुबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम में शामिल था, जिसमें धारा 76 से लेके 123 76 से लेकर यानी 76 से 123 123 धारा तक में शामिल किया गया था। लेकिन 1930 में इसके लिए सेपरेट बनाया गया, जिसका नाम पड़ा भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। लेकिन 1963 में इस पर से भारतीय वर्ड हटा दिया गया और इसका नाम हो गया वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। यह अधिनियम और भी जगह लागू होता है, इसलिए भारतीय वर्ड हटाया गया। अब आइए देखते हैं कि यह अधिनियम की क्या विशेषता है। सबसे पहले क्रेता विक्रेता का होना। सही बात है, कोई भी अनुबंध, कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध, कोई भी अनुबंध हम करते हैं तो कम से कम 2 पक्षों का होना जरूरी है। तो दो पक्ष में कौन कौन से पक्ष होने चाहिए? एक क्रेता और एक विक्रेता, यानी कि परचेजर और सेलर दोनों होंगे तभी तो विक्रय हो पाएगा। दूसरा, माल या वस्तु का अनुबंध। जो आप देखिए, इस एक्ट में केवल वस्तु विक्रय का एक्ट होता है, माल या वस्तु बिकेगा इसी का अनुबंध होता है। यानी कि कोई भी अनुबंध होता है तो प्रॉमिस के लिए नहीं, और चीज़ के लिए नहीं, केवल वस्तु विक्रय का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये सामान कितने का है, कितने में दिया जाएगा, यही अनुबंध होता है। केवल माल या वस्तु विक्रय इसमें होता है। निश्चित मूल्य, यानी अगर ऐसा होता है कि ये सामान इतने रुपए में मिलेगा, एक पेटी सामान 1000 रुपये का है, तो निश्चित मूल्य हो गया कि यदि आप 2 पेटी लेते हैं, 3 पेटी लेते हैं तो इसका इतना मूल्य लगेगा, यानी उसमें मूल्य पहले से निश्चित होता है विक्रय अनुबंध अधिनियम में। तीसरा अगला टॉपिक है हमारा स्वामित्व का हस्तांतरण। जब तक दुकानदार मैन्युफैक्चर अपने यहाँ सामान रखा है तब तक तो स्वामित्व उसी का है। अगर कोई आता है क्रेता और सामान को खरीद के ले जाता है, मान लिया जाए एक मैंने अलमीरा खरीद लिया 10,000 रुपये का, फर्नीचर वाले के यहाँ गया, फर्नीचर पसंद आ गया, अलमीरा पसंद आ गया, अलमीरा की कीमत 10,000 है, मैंने अलमीरा खरीद लिया। तो अलमीरा खरीद लेने से क्या होगा कि जो उसके दुकान में, जो उसके फर्नीचर वाली दुकान में अलमीरा उसके लिए संपत्ति था, उसका अपना स्वामित्व था, मैंने 10,000 लेकर उस वस्तु का स्वामित्व अपने नाम किया। अब उसके बाद उस अलमीरा को मैंने अपने दुकान में या अपने घर में रख लिया, तो उस दिन से हमारा स्वामित्व हो गया, क्योंकि मैंने उस अलमीरा के लिए 10,000 रुपया दिया। तो उस दिन से हमारा ये हस्तांतरण हो गया, यानी कि अब मैं ही उसका मालिक हुआ। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, इस अधिनियम में केवल माल या वस्तु का ही विक्रय हो सकता है, सर्विस का नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम डॉक्टर से दिखाने जाते हैं कि फिजिशियन के पास या जो भी, तो वो भी तो पैसा लेता है, लेकिन ये विक्रय नहीं है, ये तो सर्विस है। तो केवल माल या वस्तु बिकेगा तो वही सेल ऑफ गुड्स अधिनियम में होगा। नेक्स्ट, वैध अनुबंध के लक्षण। जो भी विक्रय किया जाए
वो भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत हो। ऐसा नहीं कि आप विक्रय का मतलब आप कुछ भी बेचते हैं, आप ऐसा नहीं कि आप ब्राउन शुगर, गांजा, अफीम, चरस, वाइन, जो बैन है, जो बैन हो गया है कि ये आपको नहीं बेचना है, यदि आप उसका अनुबंध करते हैं तो ये नहीं माना जाएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के एक्ट में वही आ सकता है जो बैन से बाहर है। जो चीज़ बैन हो चुका है उसको अगर आप बेचते हैं तो यह सेल ऑफ गुड्स नहीं है। स्पष्ट तथा गर्भित, जब दुकानदार वस्तु को माल बेचता है तो बहुत सारी बातें आदमी को समझ में आता है कि ये स्पष्ट है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें गर्भित भी होती हैं, तो ये दुकानदार को बताने की ज़रूरत नहीं, कुछ कुछ स्पष्ट करके वो देता है कि हाँ देखिए ये मशीन ले जाइए, स्पष्ट करके दे दिया कि अगर इसको 250 वोल्टेज से अधिक पे चलाते हैं तो मशीन जल जाएगा। तो आदमी, तो परचेजर, क्रेता सतर्क हो जाता है कि हाँ ये मशीन 250 से अधिक वोल्टेज पे नहीं चलाऊंगा, नहीं तो जल जाएगा। कुछ चीज़ें गर्भित भी रहती हैं जो आदमी को खुद से जानना चाहिए, ये सामान कैसा है, ये सामान का कैसे यूज किया जाए, तो ये सारी बातें उनको जाननी होगी, ये सामान कैसे और क्या किया जाए। तो ये बात निश्चित है। जैसे मान लिया जाए प्लास्टिक की वस्तु गर्भित है कि उसको आग से बचा के रखना होगा, नहीं तो आग लगेगा तो फिर प्लास्टिक गल जाएगा। कागज़ की चीज़ें आग से दूर रखनी होंगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, जैसे पटाखे आग से दूर रखने होंगे, नहीं तो पटाखे जल जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जाननी होंगी। तो ये सब चीज़ें गर्भित रहती हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कीटनाशक चीज़ें, कीटनाशक के लिए तो खराब है ही, यदि हम उसका प्रयोग करते हैं तो वह जहरीला होता है, तो हमारी भी मृत्यु हो सकती है। तो इसके लिए जानना होगा, कुछ चीज़ें गर्भित रहती हैं, उसको सभी जानते हैं, इसलिए वो चीज़ें गर्भित होती हैं। अगला पॉइंट आपका है विक्रय अनुबंध शर्त युक्त एवं शर्त रहित। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो शर्त रहित बिकती हैं और कुछ शर्त युक्त बिकती हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, हम लोग जाते हैं बाजार में, सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं, चीनी लेते हैं, नमक लेते हैं, उसमें कहाँ शर्त होता है। चीनी कैसे केजी है? 40 रुपये केजी। 1 किलो चीनी 40 रुपये में ले लिया, कहाँ कोई शर्त मिला। लेकिन कुछ चीज़ें शर्त युक्त भी होते हैं। मोबाइल खरीदने गया तो मोबाइल खरीदने का, कितने का मोबाइल है? 10,000 रुपये का मोबाइल है, ठीक है। कितने दिन चलेगा? तो 1 साल चलेगा। तो इसमें शर्त हो गया 1 साल से पहले यदि मोबाइल खराब हो जाएगा तो मैं उसे लौटा दूंगा, क्योंकि उसमें वारंटी लिखा हुआ है 1 साल। तो ये शर्त वाली बात हो गई। मोबाइल तो मैंने खरीद लिया, लेकिन ये तो बात है कि अब हम मोबाइल को जम के यूज करेंगे, 1 साल से पहले वो ख़राब नहीं होना चाहिए। हम लैपटॉप खरीद लिए, 1 साल से पहले ख़राब नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो शर्त युक्त होती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो शर्त रहित होती हैं। तो इस तरह से ये विक्रय अधिनियम हो गया, एकदम बिजनेस लॉ का एकदम क्या बताया, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये टॉपिक ऐसे तैयार करना, वस्तु विक्रय अधिनियम का अर्थ लिखें एवं इनकी विशेषताओं को लिखें। आपका नोट्स 350 वर्ड या 3.5 पेज में तैयार होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की किसी भी यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपको ये 350 वर्ड में दिखाना होगा, तब जाके आपके आंसर सही माने जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ऐसा लगा कि हमारा वीडियो सेल ऑफ गुड्स एक्ट यदि आपको अच्छा लगा हो, या कॉमर्स के कुछ भी, आप कॉमर्स में कुछ भी खोजो, कॉमर्स में जर्नल, लेजर कुछ भी खोजो, यानी बीकॉम पार्ट में हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, पेमेंट, कुछ भी अगर इसमें आपको खोजने हों, मैथ से लेके इनकम टैक्स से लेके स्पेशलाइज अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, कुछ भी यदि आप इसमें खोजते हैं तो सारा कुछ हमारे इस वीडियो में, इस चैनल में मौजूद होंगे, जो कॉमर्स के स्टूडेंटों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कॉमर्स कैरियर सेंटर आरा।